हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि जिसे हम लोग सीडीपी कहते हैं, इसके आज हम लोग अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो आज का यानी कि सीरीज रहेगा, ये हमारे लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादातर ये आपके पेपर 2 पर आधारित क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पेपर 2 में क्या होता है कि एसएसटी की वजह से यानी कि एसएसटी में बहुत ज़्यादा लोग मार्क्स अच्छा नहीं ला पाते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपका सीडीपी हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, यदि इन दोनों सब्जेक्ट में आप लोग 30 में 30 अपना कर लेते हैं, ठीक है, और एक सेकंड लैंग्वेज आपका संस्कृत या इंग्लिश होगा, अगर मान लीजिए आप उसमें 15 से 20 नंबर भी लाते हैं और अपने एसएसटी में 35-40 नंबर भी लाते हैं, तो भी आपका क्वालिफाई अच्छे नंबर से हो जाएगा सीटेट। ठीक है, पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादातर आप लोगों को इस बार जोर दे रहे हैं कि आप लोग का जो पेपर 2 है वो बेसिकली निकल जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, कर लीजिए। ठीक है, हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा आपका ऑप्शन लास्ट होगा कि शिक्षक जो है वो किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन का तुलना में करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको बात आती है कि कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, तो जो सबसे उजागर करने वाला बात होगा फ्रेंड्स, जिसमें अवधारणात्मक समझ होगी यानी कि कॉन्सेप्चुअल आपकी जो थिंकिंग होगी, जो समझ होगी, ठीक है, वो आपका सबसे करेक्ट होगा। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो शिक्षक हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा जो उनकी अवधारणात्मक समझ है, ठीक है, उनका भी आकलन करता है। यही आपके अधिगम आकलन को उजागर करता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। और आपका लास्ट चौथा ऑप्शन है कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो देखिए फ्रेंड, जो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। यानी कि जब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात आती है फ्रेंड्स, तो वहां पर बच्चों को यानी कि उनको ज्यादातर प्रमुखता देना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो बच्चे के अनुभव होंगे और जो बच्चों की आवाज होगी उसको आप ज्यादातर प्रमुखता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। 3 ऑप्शन नीचे है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो बताना है आपको आपके पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी कि जो दोनों लोग जिसको सही वर्णन करता है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से जो विचार है वो जन्म लेते हैं। और चौथा है कि दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म देती हुई मानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो आपके जो कथन दिया गया है और विचार, ठीक है, जिसके बारे में आपके पियाजे और वाइगोत्स्की दो है, ठीक है, इन दोनों का जो दृष्टिकोण सबसे करेक्ट होगा वो आपका पहला ऑप्शन में है कि जो पियाजे हैं, ठीक है, इनके पहले विचार जो है, ठीक है, वो जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है, ठीक है, उसका विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है। ठीक है, यानी कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए जो पोती है, ठीक है, यानी कि दादी की पोती, ठीक है, उसको अपने पिता से बहस करते हुए देख करके दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। ठीक है, यह कथा निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरा है लिंग समरूपता, तीसरा है लड़की के लिंग की गलत पहचान और चौथा है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये रूढ़िबद्धता है, यानी कि जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं कि तुम अगर ऐसी हो झगड़ा, तुम लड़कों जैसा व्यवहार करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो लड़की और लड़कों के स्वभाव है उसके बारे में ये रूढ़िबद्ध धारणा है एक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए और ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, आकलन के बारे में जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं वो उसमें से कौन से कथन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि आकलन तथ्य सार्थक होता है। यहाँ पर आकलन तथ्य दिया है, चलिए अच्छा ठीक है। ठीक है, आकलन तथ्य सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तो ये आपका देखिए तुलनात्मक मूल्यांकन फ्रेंड्स गलत होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल है, तो ये भी आपका निगेटिव होगा। ठीक है, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑप्शन आपका पहला भी सही था। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 मिनट, डी नहीं सही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए ना। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, डी सही हो। देखिए जब भय की बात आती है ना बच्चों में, जब आप भय पैदा करेंगे तो ये आपका निगेटिव होता है। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दी, सॉरी। देखिए जब भय आप उसमें पैदा करेंगे तो उस आपका जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्या दिया था, आकलन के बारे में था ना। तो आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं है। ठीक है, देखिए केवल यहाँ पर है तो ये आपका निगेटिव तो है ही, लेकिन जब नहीं दे दिया है तो ये आपका सही होगा कि केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए जो आकलन है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ए और सी। ठीक है, तो देखिए आपके फोर्थ ऑप्शन में ए और सी था फ्रेंड्स, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आज के काफी लॉन्ग लॉन्ग दिए हैं फ्रेंड्स। पेपर 2 के लिए है, तो पेपर 2 में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी कि आपका आईक्यू लेवल भी चेक करता है सीटेट। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ठीक है, उसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है खास तौर पर उन्हें खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। दूसरा है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। थर्ड ऑप्शन है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और चौथा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमने बोला है कि जो समावेशी शिक्षा आ जाता है तो ये आपका ऑप्शन पॉजिटिव निकल जाता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक, यानी कि जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से जब विद्यार्थी आते हों तो वहां पर एक प्रभावी शिक्षक
पहला ऑप्शन है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। ये तो आपका बिल्कुल ही आपका निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर कठिन परिश्रम की बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनदेखी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उनको देखना चाहिए कि उनकी जो सांस्कृतिक जानकारी है वो कैसी है, ठीक है, और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेंगे तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। चौथा है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों का समूह बनेगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो देखिए यहाँ पर अलग समूहों में रखना ये आपका निगेटिव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बचता है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो शिक्षक होता है उसको एक संस्कृति को और संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन, ठीक है, सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। देखिए इधर सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स विकास के और इधर उसका वर्णन किया गया, ठीक है। देखिए जो सिद्धांत है वो 4 है लेकिन वर्णन जो है वो आपका 5 दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको सही सही मिलाना है कि क्या होगा। पहला है फ्रेंड्स कि समीप दूराभिमुख दिशा, और दूसरा है सिर यानी कि पदाभिमुख सिरा, ठीक है, और तीसरा है आपका अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, और चौथा है अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे पहले आप लोग जाने कि जो समीप दूराभिमुख दिशा होता है, ठीक है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो सरल से लेकर के जटिल की ओर जाता है, ठीक है, सरल से लेकर के जटिल की ओर देखिए पहले ही यहाँ पर पांचवा में आपका सही होगा ये, ठीक है, सिरह। और देखिए दूसरा है फ्रेंड कि सिरह पदाभिमुख, ठीक है, सिरह पदाभिमुख यानी कि जो सिर से लेकर के पैर की ओर जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है, ठीक है, बी का बी में ही हो जाएगा कि सिर से पैर की ओर दिशा क्रम, ठीक है। और तीसरा है आपका फ्रेंड्स अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं। अंतर्व्यक्तिक मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो दूसरों में अंतर करना जानता है, और अंतराव्यक्तिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भिन्नता। अंतरा का मतलब खुद में होता है और अंतर यानी कि दूसरों में होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जब यहाँ विभिन्न भिन्न भिन्न दर से बढ़ता है, बिल्कुल सही फ्रेंड, जब देखिए अंतर्व्यक्तिक आता है, ठीक है, अंतव्यक्तिक, अंतव्यक्तिक का यहाँ पर होगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो अंतराव्यक्तिक होगा फ्रेंड्स, ये देखिए किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर ये होगा। और जो चौथा है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ये कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहला का क्या है पांचवा और दूसरा का दूसरा, देखिए जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला का पांचवा, देखिए ये कहीं में है, ये है पहला का पांचवा और दूसरा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है। क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार है, ठीक है, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। दूसरा है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा है कि संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तीसरा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को ये सब गलत है यार फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, ठीक है। देखिए जो संज्ञान है फ्रेंड्स और जो संवेग है, ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सक्रिय तो है लेकिन निरुत्साहित है, यहाँ पर उत्साहित होना चाहिए था, ठीक है। और प्रतियोगिता यानी कि जो आपका कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा, तो ये आपका
निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सपाटियों की तुलना को बढ़ावा देता है। जब यहाँ पर केवल आता है तो ये भी निगेटिव होगा। तीसरा है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना अच्छा होता है। और चौथा है कि कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत। देखिए, इनका अलग अलग नहीं करना चाहिए, ना ही समूह अलग अलग करके बनाना चाहिए। ठीक है, ये सब निगेटिव होता है। तो देखिए, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ठीक है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। देखिए, जो शिक्षिका है वो अपनी विविधता यानी कि कक्षा में जो विविधता है उसको संबोधित कर सकती है, यानी कि जो प्रत्येक बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, ठीक है, कि विभिन्नता होती है। पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दूसरा आपका ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संधान न के रूप में प्रयोग करके। ठीक है, और आपका तीसरा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, और चौथा है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये तो मान लीजिए अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मानदंड यानी कि मानक निर्देश, ये आपका निगेटिव होगा, बाकी आपका ए बी सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि ए तो आपका बिल्कुल ही सही था। ठीक है, और आपका बी सी भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या पूछता है। ठीक है, या फिर क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहते हैं। यानी कि कोई एक टीचर है, शिक्षिका है, जो कि अपनी कक्षा में, यानी कि जो फर्नीचर है, ठीक है, यानी कि जो भी सामान है, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, जो फर्नीचर है उसमें तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। और छुओ तथा अनुभव करो, यानी कि छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। यानी कि छुओ और अनुभव करो, तो अब कब छुओ और कब अनुभव करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दूसरा है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, तीसरा है सीख न सकने वाले विद्यार्थी, और चौथा है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। तो देखिए फ्रेंड, जो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वो आपका दृष्टि विकलांग होगा, क्योंकि जो नहीं देख सकता है वही छुएगा और अनुभव करेगा। जो श्रवण विकलांग है वो देख सकता है, ठीक है, तो उसको छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीख ना सकने वालों के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर वो तो देख तो रहे ही हैं। ठीक है, छुएँगे, अनुभव करेंगे, लेकिन वो सीख ही नहीं सकते हैं, तो वो तो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, और सामाजिक रूप से जो वंचित विद्यार्थी हैं उनके लिए नहीं, बल्कि देखिए, जब छूने की और जब अनुभव करने की बात आती है तो वो आपके जो लोग नहीं देख पाते, जो लोग दृष्टि बाधित होते हैं, यानी कि जो लोग दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होते हैं, ये उनके लिए है कि छुओ और अनुभव करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। दूसरा है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं, यानी कि रहने के अवसर देते हैं। और चौथा है कि उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब आप प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए जो इसमें सबसे अच्छा होगा फ्रेंड्स, वो आपका अवसर देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और महत्व यानी कि करेक्ट होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया जहां पर बच्चों को अवसर देना है वो आपके पॉजिटिव आंसर निकल के आते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जैसे कि उनका जो चिंतन है उसको प्रेरित करके उन्हें जो विभिन्न विचारों हैं, ठीक है, उनमें उनको व्यस्त रखने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए काफी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन इस बार दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो पेपर है आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा स्क्रीन है इस पे पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, यानी कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होता है। तो ये आपका फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल गलत होगा कि जो विशेष जातियों और समुदायों के संबंधित जो विद्यार्थी होते हैं वो असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उनके लिए सार्थक हो। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स की विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत होगा क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थियों की अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखना ये विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका बी ऑप्शन था कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं दिए जाते हैं। यानी कि बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो उनके अधिगम यानी कि उनके सीखने के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिगम अर्जित करने में सहायक होता है यानी कि ऐसे में जो पुरस्कार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी और सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि ए और डी गलत है फ्रेंड्स, बी और सी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में ये है बी और सी, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं। ठीक है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। यानी कि जो दो विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स वो एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। दोनों एक ही चीज पढ़ते हैं लेकिन जो उसका अर्थ है दोनों अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या सत्य है उसको आप बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। दूसरा है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और चौथा है कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाने से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड जब यहाँ पर आपका यानी कि जो विद्यार्थी दो हैं, ठीक है, दोनों एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर भी इसका अलग अलग आपका जो अर्थ है वो लगाते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स को ये संभव है क्योंकि व्यक्ति जो है वो अधिगम के विविध कारण के विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यानी कि विविध कारणों की वजह से वो विविध विधियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए वो दोनों विद्यार्थी जो वो एक ही अवतरण को पढ़ने के बावजूद भी उसका अलग अलग अर्थ दोनों बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें जैसे समझ का अंतर हो सकता है। ठीक है, या फिर उनका सांस्कृतिक अंतर हो सकता है इसमें, या फिर और भी अन्य अंतर हो सकता है कारण के जगह पे। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पर अलग अलग अंतर लगाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अब हमारा फ्रेंड्स क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल। तो देखिए फ्रेंड्स सक्रिय तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों में सक्रिय, लेकिन यहाँ पर सरल ना होकर के सामाजिक होगा क्योंकि देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, ठीक है, अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, चलिए कोई बात नहीं हम लोग देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में संक्षेप संक्षेप संक्षेम है ना, क्या है यहाँ पर, ये सक्षम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बनाने में सॉरी 1 मिनट, चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हैं तो शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ सेकंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार देना फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, और चौथा एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने की आसानी। पुनः स्मरण मतलब
यानी कि यहाँ पर ये आपका रिकॉल होगा जाएगा, यहाँ पर रट्टाफिकेशन ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से सोचने, चिंतन करने और उनको प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का वो अनुवीक्षण करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उस विद्यार्थी उसके विद्यार्थी, ठीक है, यदि कोई शिक्षिका जो है वो चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो प्रत्यास्मरण रटना और समझना, देखिए प्रत्यास्मरण रटना तो निगेटिव होगा, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, और तीसरा ये भी आपका नहीं होगा बहुविकल्पी प्रश्नों वाले, ठीक है। तीसरा है ड्रिल और अभ्यास, तो ड्रिल अभ्यास आपका निगेटिव होता है फ्रेंड्स। और चौथा ऑप्शन है कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को भोली अवधारणाओं को जानना, ठीक है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बात की जाती है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, वो शिक्षक के लिए, ठीक है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ठीक है। सार्थक शब्द जो होता है फ्रेंड्स वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी कि कौन सा तत्व है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। ये देखिए जो शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा होती है ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। और जो शिक्षार्थी की परिपक्वता होती है, ठीक है, यदि परिपक्व होगा बच्चा तो अधिगम अच्छी तरीके से करेगा, ठीक है। अगर वो परिपक्व नहीं है तो जो अधिगम है, ठीक है, उसको वो तो प्रभावित करेगा ही, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स की शिक्षण युक्तियां, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो शिक्षण युक्तियां हैं, यदि वो शिक्षण युक्तियां नहीं है तब भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। और चौथा है कि शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं ये चारों ही ऑप्शन आपके होंगे, ठीक है, यानी कि ABCD, ठीक है, चारों। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सार्थक अधिगम है, ठीक है, सार्थक अधिगम है। पहला ऑप्शन है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। दूसरा है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। थर्ड ऑप्शन है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, ठीक है। और चौथा है आपका कि निजी अनुभव से विज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। देखिए फ्रेंड्स ये सब आपका गलत होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर निजी अनुभव की बात आती है, ठीक है, निजी अनुभव से विज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पॉजिटिव आंसर जो है वो ये निकल कर आएगा कि जो सक्रिय अधिगम होता है वो आपके निजी अनुभवों से विज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, ये आपका गलत होना चाहिए। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ठीक है। और चौथा है कि बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स
पहला तो आपको गलत नहीं, सही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जो इसमें से नहीं होगा वो होगा कि जो विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ठीक है? यहाँ पर उपदेशात्मक विधि से फ्रेंड सूचना नहीं प्रदान किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि बात की जा रही है प्रभावशाली अधिगम की, ठीक है? जब आप उपदेश देंगे बच्चों को, उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करेंगे, तो ये आपकी शिक्षक के जो प्रारंभिक कार्यों में से एक है, वो आपका नहीं है, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं क्या है, ठीक है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत वाला आपको बताना है कि जो विकास का सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड। देखिए जो आपका विकास होता है वो आपके परिपक्वन और जो आपकी सीखने की गति होती है, यानी कि जो आपका अधिगम होता है उस पर आधारित होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है, बिल्कुल सही फ्रेंड। देखिए जो प्रत्येक यानी कि सभी बच्चे जो होते हैं वो विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप विकास को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी वृद्धि की बात होती है तो आप वहां पे वृद्धि को माप सकते हैं, आपकी लंबाई कितनी है, भार कितना है, ठीक है। लेकिन अब विकास जो है उसको आप कभी जिंदगी में माप नहीं सकते हैं, फिर कभी, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपका विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिसको आप माप नहीं सकते, ठीक है। तो यही आपका गलत है, तो जो गलत है वही सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, पर्यावरण, दूसरा है चुनौतियां, सीमाएं, ठीक है, तीसरा स्थिरता, परिवर्तन, और चौथा है खोज और पोषण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब आप विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब विकास के विविध मार्गों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखेंगे क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ठीक है। आपको सही वाला सबसे जो उपयुक्त होगा वो आपको बताना है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जो द्वितीयक भूमिका होती है वो आपके विद्यालय की ही होती है सामाजिकरण की, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है सामाजिकरण से विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। और चौथा है कि विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो देखिए फ्रेंड, जो विद्यालय है, ठीक है, सॉरी, सामाजिकरण का जो पहला मुख्य कारण होता है, ठीक है, वो आपका परिवार होता है, न कि विद्यालय होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा। जो राइट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, ठीक है। जीन पियाजे के सही कथनों को बताना है कि कौन सा सबसे सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, जो कि बिल्कुल गलत फ्रेंड। देखिए जो पियाजे है उनका 4 ही आपका स्टेज दिया गया है, ठीक है, इन्होंने 4 ही स्तर चरण आपके बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। देखिए पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तीसरा ऑप्शन है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर है, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, ये चरण जो है वो स्थिर नहीं है, ठीक है। और चौथा है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। देखिए जो भी चरण है ये इसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप जैसे कि पूर्व संवेदीगामक क्रिया है, ठीक है, जो आपकी अवस्था होती है पहली, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष होती है। फिर उसके बाद आपकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था होती है, तो आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले पूर्व संक्रात्मक अवस्था में जाइए बच्चे और उसके बाद संवेदीगामक अवस्था में जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 से 7 वर्ष का बच्चा हो जाए, फिर वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष में पहुंच जाए, फिर से वो जन्म लेकर के 2 वर्ष में पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है, ठीक है, यानी कि चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा वो निरंतर होता रहता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, यानी कि जो जीन पियाजे हैं इनके द्वारा प्रस्तुत जो संरक्षण है, ठीक है, उसके प्रत्यय से तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, ठीक है। तो ये तो आपका सही माना जा सकता है कि जो भौतिक आपके गुण धर्म होते हैं फ्रेंड्स वो वही रहते हैं, चाहे भले ही आपकी बाहरी जो आकृति है वो बदल जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव और वनों के संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है आपका कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है, पहुंच सकता है, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। और लास्ट आपका ऑप्शन है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना और एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो संरक्षण से संबंधित जो प्रत्यय है, ठीक है, उससे यही तात्पर्य होता है कि जो आपके जो भौतिक गुणधर्म है वो वही रहेंगे, चाहे आप बाहर से आपकी जो उसकी आकृति है उसको आप भले ही बदल दीजिए। यानी कि जैसे कि आपका व्यवहार, ठीक है, जैसा आपका व्यवहार है फ्रेंड्स वो वैसा ही रहेगा, चाहे आप गोरे हो काले हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ही दे रही हूँ, ठीक है, आपका चाहे कुछ भी आपके साथ हो जाता है लेकिन जो आपका गुण धर्म होगा वो हमेशा आपका वही रहेगा, ठीक है। यानी कि आप, चलिए ठीक है इतना काफ़ी है, ज़्यादा बता देंगे तो शायद एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना, ठीक है। देखिए बुद्धि के प्रकार यहाँ पर दिया गया और यह उसकी अवस्था, ठीक है। फिर देखिए इसमें चार फ्रेंड्स आपके बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, 8 है, 4 यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका संगीतात्मक है, दूसरा आपका भाषिक है, तीसरा अंतर्वैयक्तिक है और चौथा है आपका स्थानिक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो संगीतात्मक बुद्धि होता है फ्रेंड्स वो चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक या फिर मूर्तिकार, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका जो संगीतात्मक बुद्धि होता है वो यहाँ पर आपका वायलिन वादक होगा, ठीक है। और जो भाषिक बुद्धि होते हैं फ्रेंड्स वो भाषिक का देखिए कवि होगा, ठीक है। और जो अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो आपका चिकित्सक होगा, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक यानी कि दूसरों को समझेगा, वो अंतर्वैयक्तिक कहलाएगा, ठीक है। और जो स्थानिक बुद्धि होती है फ्रेंड्स उसमें जैसे कि आपके मूर्तिकार वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि खिलाड़ी वाला आपका कहीं यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो ए का है वो फोर्थ है, तो देखिए ए का फोर्थ यानी कि दोनों में फोर्थ है, तो बी का क्या है 2, दोनों का भी 2 है, ठीक है। सी का क्या है आपका, सी का पहला, तो देखिए ये वाला पहला है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं जो उसका भाषिक विकास होता है वो मानव विकास का जो मानव चिंतन जो होता है, ठीक है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को ही बदल देता है, ठीक है। दूसरा है वयस्क और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाष के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब लेव वाइगोत्स्की की बात की जाएगी तो सांस्कृतिक या फिर संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और चौथा है कि बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये आपके नॉम चॉम्स्की कहते हैं, न कि लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो भाषिक विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और चलेंगे आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, टॉप 30 के लास्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना, ठीक है। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है फ्रेंड्स इनके नैतिक तर्क के सिद्धांत की, ठीक है, अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, ठीक है, क्या है यहाँ पर है, ठीक है, आलोचना की जाती है, ठीक है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनके बारे में एक आलोचना की जाती है और उसी आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन उनका सही है। पहला ऑप्शन है कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। पियाजे के 4 ही चरण है लेकिन आपके कोहलबर्ग के 3 चरण है और इसके 6 स्तर है, ठीक है, तो ये आपका तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक
प्रारंभिक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ठीक है। और चौथा है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यानी कि आप सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है। और मिलेंगे अपने फ्रेंड्स कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।